हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 1 की लास्ट में हमने देखा था वांग जी बेहोश हो गया था। अगले दिन जब वो जागता है तो वो अपने यूजुअल टाइम से काफ़ी देर से उठा था। उसे अपने इन-लॉज को ग्रीट करने के लिए जाना था। उसकी आंखें अभी भी नींद की वजह से काफ़ी थकी हुई लग रही थीं, लेकिन थैंकफुली शाओहुआ ने टाइम से उसके वाउंड्स को ट्रीट कर दिया था। शाओहुआ एक बार फिर वांग जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, हांगुनजुन, मुझे सच में लगता है कि आपको यीलिंग पैट्रियार्क को अपने वाउंड्स के बारे में बता देना चाहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आप कैसे बाहर जाकर अपने इन-लॉज को ग्रीट करेंगे। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं वापस आकर रेस्ट कर लूँगा, पर मुझे अभी सबको ग्रीट करना होगा। वैसे तो वांग जी के कोई इन-लॉज नहीं थे, लेकिन उसे पता था कि वei wuxian वेंस को अपना सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार समझता है, बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह। इसलिए वांग जी को उन्हें ही ग्रीट करना प्रॉपर लग रहा था। शाओहुआ वांग जी के बाल बना रही थी। जैसे ही वो रेडी होने के बाद उठने की कोशिश करता है, अचानक उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो टेबल को पकड़ लेता है। शाओहुआ उसे फिर से बैठने में मदद करती है और उससे कहती है, हांगुनजुन, आप कैसे बाहर जाएंगे। वांग जी उससे कहता है, टॉनिक लेकर आओ। शाओहुआ तुरंत अपने मेडिसिन ट्रंक से एक टॉनिक लेकर आती है। ये टॉनिक गुसुलान के हेड हीलर ने उन्हें दिया था। इस टॉनिक का काम था एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराना। वांग जी ने यहाँ आने से पहले शाओहुआ को काफ़ी सारे टॉनिक्स के सप्लाईज लाने के लिए कहा था। उसे पता था कि ये चीटिंग है, इस तरीके की प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन नहीं करना चाहिए, पर वो वेइंग को अपनी इंजरीज नहीं दिखाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वेइंग उसे इतना कमज़ोर देखे। शाओहुआ और वांग जी एलिगेंट डाइनिंग हॉल में आते हैं, जहाँ काफ़ी सारे वेंस बैठे हुए थे। वेंस जो आपस में काफ़ी बातें कर रहे थे, वांग जी के एंटर होते ही एकदम साइलेंट हो जाते हैं। वांग जी को ब्यूरल माउंट्स में अपनी फर्स्ट विजिट के बाद कुछ वैन्स के फेसेस तो याद थे, लेकिन उनके नेम्स नहीं पता थे। वांग जी को सिर्फ वेंचिंग और सीशु नाम के 2 वैन मेंबर्स के नेम्स पता थे। वांग जी अपने बैक पेन को इग्नोर करते हुए उन सब की तरफ झुकने ही वाला होता है, तभी एक ओल्ड वुमेन खड़ी होती है और उससे कहती है, हांगुनजुन, आइए हमारे साथ ब्रेकफास्ट करिए। वांग जी सेंटर में रखी हुई एक एम्प्टी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके पास में एक और सीट थी जो वei wuxian के लिए ही बनी हुई थी। उसे सीट पर बैठने में भी काफ़ी बैक पेन हो रहा था, लेकिन वहाँ शाओहुआ भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वांग जी ने शाओहुआ से साफ मना कर दिया था कि वो पब्लिक में उसे सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उससे लोगों को सस्पेक्ट हो जाता कि कुछ ना कुछ तो वांग जी को प्रॉब्लम है। शाओहुआ उसे फूड सर्व कर रही थी और वांग जी वेंस को ग्रीट कर रहा था। वो सब लोग भी वांग जी से बातें कर रहे थे। वो उसे हांगुनजुन बुला रहे थे। उन्होंने वei wuxian के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था और ना ही ये पूछा था कि वei wuxian कहाँ है, बल्कि वो वांग जी से गुसु से ब्यूरल माउंट्स तक आने की राइड के बारे में पूछ रहे थे। वेंचिंग वांग जी को नाइटलेस सिटी घुमाने के लिए पूछती है। जैसे ही डाइनिंग हॉल का दरवाज़ा खुलता है, वेन चोलिंग यानी कि वेनिंग और आयुन वहाँ आते हैं। आयुन वांग जी को देखते ही उसकी गोद में जाकर बैठ जाता है और उसे रिच गगा बुलाने लगता है। वांग जी भी उसकी बैग थपथपाते हुए उसका नाम लेता है। वांग जी काफ़ी सरप्राइज था कि आयुन को अभी तक वो याद है। वो दोनों बस एक बार ही मिले थे जब वांग जी वहीं को विजिट करने के लिए ब्यूरल माउंट्स आया था। आयुन सडनली वांग जी से कहता है, रिच गगा, कल मैंने आपको देखा था, आप एक वेल पहने हुए थे। मुझे आपसे बात करना अलाउड नहीं था, पर ऐसा क्यों? वांग जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, क्योंकि कल मेरा वेडिंग डे था और मैं बहुत बिजी था। आयुन पाउट बनाते हुए कहता है, और अब? तो वांग जी कहता है, अब से आयुन जब चाहे तब मुझसे मिलने के लिए आ सकता है। अब आयुन उससे पूछता है, क्या आप मेरे लिए टॉयज़ लेकर आए हो? तभी वेंचिंग कहती है, क्या ये तुम्हारे मैनर्स हैं आयुन? वांग जी आयुन से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अभी तो मेरे पास कोई टॉयज़ नहीं है, पर मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए टॉयज़ खरीदवाता हूँ। ऐसा कहकर वो शाओहुआ की तरफ इशारा करता है और शाओहुआ हॉल छोड़कर चली जाती है। वेंचिंग कहती है, हांगुनजुन, आपको इस लिटिल डिमॉन की बातें मानने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसा ही है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, आयुन एक अच्छा बच्चा है। ये सुनकर आयुन मुस्कुराने लगता है और वांग जी को और भी टाइटली पकड़ लेता है। आयुन फिर वांग जी से पूछता है, रिच गगा, क्या आपने शन गगा से शादी की है? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। आयुन फिर उससे पूछता है, इसका मतलब आप अब हमेशा के लिए शन गगा के साथ रहोगे?
वांग जी फिर हाँ कर देता है। आयुन इस बात पर मुस्कुराने लगता है और इस आंसर से काफ़ी सेटिस्फाइड दिखने लगता है। कुछ टाइम के साइलेंट के बाद वो फिर वांग जी से पूछता है, इसका मतलब अब आप दोनों रोज़ एक दूसरे को किस भी किया करोगे? ये सुनते ही वांग जी के ईयर्स एकदम रेड हो जाते हैं। पास में ही जो ग्रैनी वैन बैठी हुई थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। वांग जी तुरंत एक कैबेज का पीस लेकर आयुन को खिलाते हुए कहता है, खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के बाद वेंजिंग वांग जी को नाइटलेस सिटी टूर पर ले जाती है। आयुन भी उनके साथ जाता है। वांग जी को अभी भी काफ़ी ज़्यादा बैक पेन था, लेकिन वो वेंजिंग को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था और वो उसके ज़रिए ये भी जानना चाहता था कि पिछले कुछ महीनों में विभूषण यहाँ कैसे रहता आया है। जब दोनों साथ में जा रहे थे तब वांग जी वेंजिंग से पूछता है, जब ब्यूरल माउंट्स पर कब्जा किया गया था तो तुम भी यहाँ थी? वेंजिंग कहती है, हाँ मैं थी। विभूषण ने मुझे और आनिंग को बचा लिया था। उसने काफ़ी सारे वैन मेंबर्स को केव में छुपा दिया था और वो अकेले लड़ रहा था। सीशु और काफ़ी सारे वैन मेंबर्स भी उसका साथ देना चाहते थे, पर वो कोई कल्टीवेटर्स नहीं थे, वो फार्मर्स थे। विभूषण ने उन्हें कन्विंस किया कि उनका छुपा रहना ही सबसे सही ऑप्शन रहेगा। उस दिन आधे दिन तक फाइटिंग ही चलती रही थी। जब सब कुछ शांत हो गया था तब सीशु और कुछ लोग बाहर आए। उन्होंने चेक किया तो हर जगह सिर्फ खून ही खून था। विभूषण बिल्कुल मिडिल में अनकॉन्शियस लेटा हुआ था। उसकी बॉडी पर भी हर जगह खून था, लेकिन सबसे स्ट्रेंज ये था कि वहाँ कोई भी रिसेंटफुल एनर्जी नहीं बची थी। वांग जी ये सुनकर एकदम से घबरा जाता है और वेंचिंग से पूछता है, तो क्या ये बात सच है? वेंचिंग हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। पूरी रिसेंटफुल एनर्जी जैसे कि प्योरीफाइड हो गई हो। मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था, पर शायद मैं जो सोच रही हूँ तुम भी वही सोच रहे हो ना हम गुंजन? वांग जी कहता है, क्या ये पॉसिबल है कि विभूषण ने सारी रिसेंटफुल एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया होगा? वेंजिंग ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि ये विभूषण ने किया या फिर वो येन टाइगर सील, लेकिन यहाँ अब कोई भी रिसेंटफुल एनर्जी नहीं थी, जैसे कि वो दुनिया से डिसअपियर हो गई हो। नाइटलेस सिटी के उस टूर से वापस आने के बाद वो अपने चैम्बर्स में वापस आता है। दिन के वक्त वांग जी आराम कर रहा था। शाओहुआ उसकी गार्ड बनी हुई थी, जिससे कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके। टॉनिक का असर ख़त्म हो गया था और टूर से वापस आने के बाद वांग जी इतना ज़्यादा थक गया था कि वो अपने आर्म्स को ठीक से होल्ड भी नहीं कर पा रहा था और रोब्स नहीं निकाल पा रहा था। शाम के समय शाओहुआ उसे जगह देती है और उसे एक और टॉनिक पीने के लिए कहती है, क्योंकि शाम का समय विभूषण के विजिट करने का समय था। वांग जी रूम में पूरी तरीके से रेडी था और अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शायद विभूषण ने डिसाइड किया था कि उस दिन वो उससे विजिट करने नहीं आएगा। लास्ट नाइट विभूषण ने कैसे भी उसे ट्रीट किया हो, चाहे वो उसके साथ कितना भी क्रूर क्यों ना रहा हो। ये सब के बाद भी वांग जी को डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। उसे अपने दिल में तकलीफ़ हो रही थी कि वुयिंग क्यों उसे मिलने नहीं आया। पूरा दिन हो चुका था और उसने वुयिंग को नहीं देखा था। तीसरे दिन वांग जी ब्रेकफास्ट के दौरान वुयिंग को फिर नहीं देखता। वांग जी जब वेंचिंग से वुयिंग के बारे में पूछता है तो वेंचिंग उससे कहती है, विभूषण को खुद को स्टडी रूम में काफ़ी लंबे समय तक के लिए लॉक रखना पसंद है। उसकी परवाह मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। ऐसे ही जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन वांग जी खुद वुयिंग को लंच डिलीवर करने के लिए उसकी स्टडी रूम में जाने का सोचता है। वांग जी मन में सोच रहा था, उनकी वेडिंग नाइट वाले दिन ज़रूर वुयिंग बहुत ही हैवी रिसेंटफुल एनर्जी के अंडर होगा, इसलिए उसने वो सब किया। अब वुयिंग ठीक हो चुका होगा और अगर वो ठीक नहीं भी हुआ होगा तो मैं वहाँ जाकर उसके लिए क्लैरिटी म्यूज़िक प्ले करूँगा। ऐसा सोचकर वांग जी अपने हाथ में एक फूड बास्केट लेकर और दूसरे हाथ में गुचिन लेकर अपने हस्बैंड के स्टडी रूम की तरफ निकल जाता है। स्टडी रूम में एंटर करने से पहले वांग जी बीचिन के थ्रू दरवाजे पर नॉक करता है। वुयिंग के स्टडी रूम में पूरी तरीके से अंधेरा था। टेबल पर एक लाइट जली हुई थी, सिर्फ उसी के थ्रू थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। वांग जी देखता है कि वुयिंग ग्राउंड पर लेटा हुआ था और उसके आसपास काफ़ी सारी बुक्स थीं। वांग जी को वहां आते देखते ही वुयिंग तुरंत उसके हाथ में जो ब्रश था उसे नीचे रख देता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ यहाँ क्या कर रही है? तभी वो नोटिस करता है कि वांग जी के हाथों में फूड बास्केट थी। उसे देखने के बाद वो उससे कहता है, तो तुम मेरे लिए लंच लेकर आए हो लंचा, तुम सच में बहुत अच्छे हो।
विंग ऐसा कहकर तुरंत अपनी जगह से उठता है और उसके आसपास जो पेपर्स का मैस हो रहा था उसे क्लीन करने लगता है। तभी वांग जी उसकी बातों को करेक्ट करते हुए कहता है हस्बैंड, क्योंकि विंग ने उसे अपनी वाइफ बुलाया था। बेवुशन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वो डेस्क पर बैठ जाता है और उससे कहता है यहाँ आओ लंजा, मुझे सर्व करो। वांग जी धीरे धीरे उसके पास जाता है और डेस्क के पास बैठ जाता है। बास्केट को रखते हुए कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग अपने हाथ से अपनी चिन पकड़ते हुए कहता है तुम अपना घर छोड़कर मेरे पास आए हो लंजा, मैं नहीं गया हूँ तुम्हारे पास। वांग जी विंग की तरफ देखता नहीं है, वो बस फूड बास्केट को खोलने लगता है। उसे सर्व करते हुए कहता है हम दोनों मैन हैं। तभी विंग अचानक से वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपनी लैप में बिठा लेता है। उस सडन मोमेंट की वजह से वांग जी को अपनी बैक में अचानक से बहुत पेन फील होता है। वो टेबल का किनारा जोर से पकड़ लेता है जिससे उसको पेन का एहसास ना हो। विंग अपना फेस वांग जी के नेक में ले जाने लगता है और उसे स्मेल करते हुए कहता है तो तुम चाहते हो तुम्हें हस्बैंड बुलाया जाए? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। तो विंग उसके कान में चुपके से कहता है फिर तुम्हें हस्बैंड की पोजीशन अर्न करनी होगी लंजा। ऐसा कहकर वो उसके ईयर पर बहुत हार्ड बाइट कर लेता है, जिसके बाद वांग जी क्विकली उसके ऊपर से उठ जाता है और उसे खुद से अलग करते हुए टेबल की दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है। ये देखकर विंग कहता है अगर तुम्हें ये सबसे प्रॉब्लम ही है तो अगली बार मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग के आगे राइस बॉल रखते हुए कहता है विंग मुझे अपने लिए ग्यूचिन म्यूज़िक प्ले करने दो, तब तक तुम अपना फूड खा सकते हो। विंग कहता है ठीक है, पर मैं क्लिनजिंग म्यूज़िक नहीं सुनूंगा। वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता, वो सिंपली अपना ग्यूचिन निकालता है और प्ले करने लगता है। वांग जी म्यूज़िक की शुरुआत कुछ नॉन कल्टिवेशनल म्यूज़िक स्कोर्स के साथ करता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्लैरिटी म्यूज़िक्स की तरफ ही स्विच करने लगता है। वो 3 सॉन्ग्स ऑलरेडी प्ले कर चुका था। अचानक विंग उससे कहता है स्टॉप, लेकिन वांग जी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वो कंटिन्यू ग्यूचिन म्यूज़िक प्ले करता ही जाता है। अब विंग गुस्से में खड़े होते हुए कहता है मैंने कहा ना रुक जाओ। जब वांग जी तब भी नहीं रुकता तो विंग उसके दोनों हाथों को टाइटली उसकी बैक की तरफ पकड़ लेता है। विंग की आंखों में रिसेंटफुल एनर्जी दिख रही थी, क्योंकि विंग ने टाइटली वांग जी के बैक पर पकड़ा हुआ था। इस वजह से उसका बैक पेन और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वांग जी का पूरा फेस जैसे नीला पड़ गया था। विंग उससे कहता है तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो लंचा, पर तुम्हें मेरी ओपिनियन की कोई परवाह ही नहीं है। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि म्यूज़िक प्ले करना बंद करो। जब वांग जी दर्द की वजह से बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगता है तो विंग अपना हाथ उसकी फेस पर, उसकी नेक पर और उसकी लिप्स पर फहराते हुए कहता है कुछ भी ऐसा मत करो लंचा जिस वजह से मुझे तुमसे शादी करने पर रिग्रेट फील होने लगे। वांग जी एक स्लो और सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ विंग। विंग ने जो हाथ वांग जी के नेक पर टाइटली पकड़ा हुआ था उसे और टाइटली करते हुए कहता है मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी है लान वांग जी, मैंने किसी की भी मदद नहीं मांगी है। अचानक से विंग उसकी बैक और उसकी नेक को छोड़ देता है और उससे 2 कदम पीछे चला जाता है। विंग फिर उससे कहता है लांग वांग जी जस्ट बिकॉज मेरी तुमसे शादी हो गई है ये मत सोचो कि तुम मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकोगे या तुम जो चाहो वो कर सकोगे। वांग जी बेचारा वहीं खड़ा रहता है और कैसे भी अपने पेन को छुपाने की कोशिश करता है। ओके गाइज, आज के पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई नो विंग बहुत ज़्यादा क्रूल बन रहा है, बट लेट्स सी स्टोरी में आगे क्या होता है। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।